अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। आलू बुखारा के बाग का उचित प्रबंधन करके पाए अच्छी पैदावार। जैविक खेती में जीवामृत है किसानों के लिए वरदान। आलू बुखारा यानी प्लम के बाग ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित ठंडे मैदानी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं और जो किसान भाई इसकी बागवानी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको अच्छी उपज के लिए कई जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे उन्हें आगे चलकर बाग से अच्छी क्वालिटी के अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। तो आइए आलू बुखारा की बागवानी पर उचित सलाह लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से। मैं आपको आलू बुखारा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसे फरवरी के महीना चल रहा है, फरवरी के महीना जो है आलू बुखारा में फ्लावरिंग का महीना होता है, फूल आने का महीना। तो सबसे जो ज़रूरी ध्यान रखने की बात है कि जब पेड़ में फूल आया हुआ है तो हमें उसमें पानी नहीं देना है या कोई स्प्रे नहीं करना है। इससे क्या है, फूल झड़ जाएगा और पैदावार कम मिलेगी किसान भाई को। तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये रखें। जैसे ही मार्च का महीना आएगा और फूल झड़ के नीचे गिर जाएंगे अपने आप, इससे क्या फ्रूट सेट होने के बाद फूल अपने आप झड़ के नीचे गिर जाता है, तो वो उस समय किसान भाई अपना पानी देना धीरे धीरे शुरू कर देंगे मार्च से। और साथ में उर्वरक जो है पानी के साथ मिला के ड्रिप के माध्यम से या बिना ड्रिप के अगर दे रहे हैं तो गुड़ाई करके और उर्वरक पानी में मिला के दे सकते हैं। जैसे कि यूरिया फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट जो है पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, तो ये किसान भाई मार्च के महीने से शुरू कर सकते हैं। आलू बुखारा के बाग में फलों के विकास के समय यूरिया 500 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 300 ग्राम प्रति पौधा दें। इसके बाद फलों की तुलाई के बाद सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 किलोग्राम, यूरिया 500 ग्राम, डीएपी 750 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 300 ग्राम प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, आलू बुखारा के बाग से अच्छी क्वालिटी की अधिक फसल लेने के लिए वृक्षों की कटाई छटाई करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए बागों में कटाई छटाई का कार्य आप अत्यधिक ठंडे यानी दिसंबर से जनवरी के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। पुराने बाग के किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी हमारी तरफ से कि इनकी आप नियमित रूप से प्रूनिंग या काट छांट जिसको बोलते हैं वो आप करें, जो कि दिसंबर के महीने में होती है। इससे क्या है कि आपका एक तो पेड़ का आकार कम रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पेड़ में, और दूसरा पेड़ का आकार कम रहेगा तो उस पर आपको मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, फल की तुड़ाई
आसान रहेगी। दूसरा ये है कि अगर पेड़ का आकार छोटा है तो वो हवा के दबाव से गिरेगा नहीं। अगली उपयोग इसका ये रहता है कि इसमें गुणवत्ता की फसलें आती है और ज़्यादा फसल किसान भाई ले पाते हैं और पेड़ का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किसान भाइयों, बाग लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर आप एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं तो उसमें परागण की समस्या आती है, जिससे ऐसे वृक्षों से उत्पादन कम या कभी-कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप बाग लगाएं तो 2-3 किस्मों को मिलाकर लगाएं। इसके अलावा अच्छे परागण के लिए बाग में मधुमक्खियों के बक्से भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आलू बुखारा की हमने जो सतलुज पर्पल वैरायटी लगाई है, इसके लिए पोलिनाइजर या परागण के लिए दूसरे वैरायटी की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है काला अमृतसरी, जिसको 5:1 के अनुपात में लगाया जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ में 185 आपको सतलुज पर्पल के पेड़ लगाने हैं और इसके बाद 37 पेड़ आपको काला अमृतसरी के लगाने हैं, जो कि 5:1 बनता है, यानी 5 पेड़ सतलुज पर्पल, 1 पेड़ काला अमृतसरी। हमारे जो किसान भाई आलू बुखारा का नया बाग लगाना चाहते हैं तो वे गर्मियों के खेत को तैयार करके उचित दूरी पर गड्ढों की खुदाई कर लें और पोषक तत्व व कीट प्रबंधन का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद बरसात में पौधे लगाएं। नया बाग के लिए किसानों को यही सुझाव है कि आप सबसे पहले जैसे मई में गहरी जुताई खेत की करें, जिससे कि मिट्टी के अंदर जो छिपे हुए कीट वगैरह हैं वो धूप में आके मर जाएंगे। और इसके बाद हमें जून में 3 फुट गहराई और 3 फुट चौड़ाई के गड्ढे खोदने हैं और उनको 10 दिन तक खुला छोड़ने के बाद उसको 20 किलो पुराना गोबर की खाद और 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1 फुट ऊपर की मिट्टी का मिक्सर बना के गड्ढे को भर दें और उसमें पानी डाल के छोड़ दें, ताकि गड्ढा अच्छे तरह से जम जाए, ताकि हम पेड़ लगाएं तो मिट्टी नीचे ना बैठे। इस प्रकार से हम फिर जुलाई के अंत में उसमें 20 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस, जो दीमक रोकने की दवाई होती है, उसमें 10 लीटर पानी में मिला के प्रति गड्ढे डालना है और उसके बाद 1 दिन छोड़ के हमें पेड़ लगाना है। पेड़ लगाते समय हमें उतनी ही मिट्टी गड्ढे से निकालनी है जितनी पेड़ के साथ हमें मिट्टी मिलती है, अर्थ बॉल के साथ या पॉलीथीन के साथ जितनी मिट्टी मिलती है उतनी मिट्टी निकाल के और पेड़ को लगा देंगे। इस तरह से अगर कोई किसान भाई पेड़ लगाता है तो उनको 90 से 100% तक सक्सेस मिलती है। किसान भाइयों के लिए सबसे अभी उचित सुझाव इस समय के लिए यही रहेगा कि कृपया करके खेत में अक्टूबर के बाद आप जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने आप बिल्कुल भी खेत में पानी ना दें किसान भाई। और इससे क्या है, फरवरी में अच्छी फ्लावरिंग आएगी और उसके बाद आपको मई के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता की पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए जीवामृत का फसलों में प्रयोग करना वरदान साबित हो रहा है। तो ये जीवामृत किसान कैसे बनाएं और इसका उपयोग फसलों में किस तरह से करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन से। जैसे कि जीवामृत की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्राकृतिक खेती है उसके जो 4 स्तंभ हैं उनमें से जो एक स्तंभ है वो है जीवामृत। और जो जीवामृत है उसका महत्व ये है कि ये पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक खेती में। किसान भाई अधिक पैदावार की चाह में खेती में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बेहद ही आसान है और वे है जीवामृत। इसे किसान अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके लागत को कम करने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। जीवामृत जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, जीवों के लिए अमृत। तो जो प्राकृतिक खेती है वो सूक्ष्म जीवों की खेती कही जाती है और जो जीवामृत है वो एक तरह का जामन का तरह काम करता है। जैसे कि 1 चम्मच जामन दही का मिलाते हैं तो पूरी के पूरी दूध को दही में बदल देता है। इसी तरह से जो जीवामृत है पूरी भूमि को उस कल्चर से क्या करेगा कि वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण कराता है। उसके साथ साथ ये जैव उर्वरक का काम भी करता है। महत्वपूर्ण बात है, ये किसी भी तरह की फसल पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। और कुछ ही सामग्री जो कि आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके गांव में अवेलेबल है, उससे हम इसको बना सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए जब जीवामृत हम बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी के साथ हमें चाहिए 10 kg आपका देसी गाय का गोबर, फिर 10 लीटर हमें चाहिए देसी गाय का गौमूत्र और 2 किलो चाहिए हमें बेसन, 2 किलो चाहिए हमें गुड़ और 1 किलो ऐसी मिट्टी जिसे हम ऐसी मिट्टी जो कि हम बरगद के पेड़ के नीचे से या पीपल के पेड़ के नीचे से लें, जहाँ पर कोई भी रसायन का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो ये जो 6 सामग्री है ये चाहिए होती है आपकी जीवामृत बनाने के लिए। बनाना कैसे है, आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है जिसमें 200 लीटर पानी आपका आ जाए। तो आपको उसमें 200 लीटर पानी भर लेना है और पानी भरने के साथ आप में उसको क्या करना है, 10 जो किलो आपका देसी गाय का गोबर है उसमें घोल लेना है। और ये यहाँ पर बात याद रखने वाली है कि जो गोबर है वो जितना ताज़ा होगा वो उतना अच्छा होगा जीवामृत बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप जो 10 लीटर आपका गौमूत्र है उसको उसमें मिला दीजिए। फिर अलग से थोड़े से पानी में आप क्या कीजिए कि बेसन, जो 2 किलो बेसन है उसका घोल बनाकर जब वो पूरी अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए उसको फिर उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा गुड़ है 2 किलो वो भी हम उसमें मिला देते हैं और जो 1 किलो आपकी जो सजीव मृदा है उसको भी हम उसमें मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह आपको घुमा लेना है और घुमाते हुए आपको ये चलाते हुए याद रखना है कि जो इसकी दिशा होनी चाहिए वो दिशा होनी चाहिए घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में इसको आपको घुमाना है। और आपको 72 घंटे के लिए, मतलब आपको 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देना
चाहिए। और इसके जो आपका जो ड्रम आपने लिया है उसको हमें ढक देना चाहिए, और ढकने के लिए या तो कपड़ा या फिर आपका जो टाट का बोरा हो जिसमें से कि आपकी हवा आर पार जा सके। कभी भी हमें इसे इस तरह के ढक्कन से बंद नहीं करना चाहिए जिससे कि इसकी जो अंदर विषैली गैसें हैं वो बाहर ना निकल पाए, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी है इसमें कि प्लास्टिक का कंटेनर हो। दूसरी बात, आप जब इसे 3 दिन के लिए छोड़ें तो इसे छायादार ही जगह में रखना चाहिए, इसे धूप नहीं लगनी चाहिए। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि जब आप बेसन मिलाएं तो एक साथ ना मिलाएं वरना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। बेसन को आप अलग से मिला लें और उसे मिलाने के बाद इसमें इसको मिश्रित कर लेना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं कि इसको उपयोग कैसे करना है। तो जीवामृत का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जब आप बुआई कर रहे हैं किसी फसल की या आप अपनी भूमि तैयार कर चुके हैं तो 200 लीटर जो जीवामृत बना है उसका हम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जो आपका सिंचाई का पानी है जहाँ से जा रहा है उसके साथ मिलाकर भी इसको छोड़ा जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी फुहारे की हेल्प से या आपका हजारा की हेल्प से इसको छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बाल्टी में लेकर आप इसको क्या कर सकते हैं अपने छोटे छोटे जो मग्गे हैं उसके हेल्प से भी इसको बिखेर सकते हैं। और उसके बाद 21-21 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे किया जाता है। तो 13 लीटर पानी और 2 लीटर जीवामृत जो कि आपका कपड़े से छना हुआ होना चाहिए उसे डालकर आप क्या करें, अच्छे से मिला लीजिए और नैपसैक स्प्रेयर के मतलब उपयोग कर आप अपनी पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में नमी आते ही जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। जीवामृत से बीजों का अंकुरण भी अधिक मात्रा में होता है। जीवामृत के उपयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घन जीवामृत के उपयोग से आप रासायनिक खेती की अपेक्षा कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की चमक और स्वाद दोनों बढ़ता है। इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार किसान भाई कम लागत में जीवामृत का खेती में प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। फिर जितने आपके ज़्यादातर जो जीव है या जो आपके कीट हैं या आपके जो रोग हैं उनसे भी इसमें क्या करता है, आपके पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ताकि उसके ऊपर वो उसका अटैक ना हो पाए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि टमाटर फसल की आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करें, परिपक्व टमाटर के फलों की तुड़ाई करें। अगर टमाटर की फसल में फलों के फटने की समस्या आ रही है तो खड़ी फसल में बोरेक्स घोल बनाकर फल आने और पकने की अवस्था पर स्प्रे करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जीरा की फसल में झुलसा रोग से बचाव के लिए मैंकोजेब 75 WP की 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। कुसमांड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियां लेने के इच्छुक कृषक भाई इनकी बुआई के लिए आवश्यक आदानों जैसे बीज, खाद, उर्वरक व रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लेवें और इनके बीजों को प्लास्टिक की थैलियों में बुआई कर देवें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। थैलियों में 1/3 भाग चिकनी मिट्टी, 1/3 भाग बालू व 1/3 भाग गोबर की खाद मिलाकर एक थैली में 2 बीज बो देवें। थैलियों को रात्रि में पॉलीथीन चादर से ढक देवें ताकि उपयुक्त तापमान बना रहे। तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, टिंडा, ककड़ी की उन्नत किस्मों की बुआई करें। कद्दू की उन्नत किस्मों में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन का चयन करें। टिंडा की उन्नत किस्मों में बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा का चयन करें। ककड़ी की उन्नत किस्मों में लखनऊ अगेती, अर्का शीतल का चयन करें। खीरा की उन्नत किस्मों में बालम खीरा, पूसा संयोग का चयन करें। लौकी की उन्नत किस्मों में पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नमीन, पूसा मेघदूत, अर्का बिहार का चयन करें। करेला की उन्नत किस्मों में कोयम्बटूर लौंग, पूसा 2 मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष का चयन करें। फसलों पर कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करते समय मधुमक्खियों को बक्सों के अंदर रखें। कीटनाशक के छिड़काव के 5 से 6 घंटे बाद मधुमक्खियों को खेतों में जाने दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है झालरा पाटन जिला झालावाड़ के कृषक बैजनाथ सिंह ने। ये सूरजमुखी की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बैजनाथ सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सूरजमुखी, जिसे तिलहनी फसल के रूप में जाना जाता है और बेहतर मुनाफा देने के कारण इसे नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों ही मौसम में की जाती है, लेकिन उत्तरी भारत के लिए सबसे सही मौसम जायद का होता है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद
125 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 70 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 40 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती के लिए आप इसकी संकुल प्रजाति मॉडर्न और सूर्या का चयन करें, जो 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है और इनकी औसत उपज क्षमता 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके अलावा जो किसान भाई इसकी संकर प्रजातियों की खेती करना चाहते हैं, तो वह इसकी KVSH1 SH 3322 का चयन करें, जो 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिनकी औसत उपज क्षमता 18 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है, तो इसकी संकुल प्रजातियों का 12 से 15 किलोग्राम और संकर प्रजातियों का 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, बुआई से पहले बीजों को 12 घंटे पानी में डुबोकर और उसके बाद 3 से 4 घंटे छायादार स्थान में सुखाकर बुआई करने से बीजों का अच्छा अंकुरन होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।